नमस्ते। आज हम यहाँ बिहार में पटना में आए हुए हैं तो बात करेंगे सुमिता जायसवाल से। सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार की। तो उनसे जानते हैं यहाँ पे इलेक्शन का कैंपेनिंग का माहौल बड़े ज़ोर-शोर से चल रहा है। तो समझते हैं यहाँ की क्या परिस्थिति, स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, बात करने के लिए, हमारे वास्ते टाइम निकालने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अपन मुद्दे पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं कि आप बताएं कि इस बार का चुनाव और दूसरे कोई चुनाव से इस बार में क्या खासियत है इस बार के चुनाव में? एक्चुअली इस बार का चुनाव आप देखें तो आरजेडी और बीजेपी दोनों दोनों डेस्परेट हैं पावर एक दूसरे से रेस्ट करने के लिए, ले लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए। क्यों? लालू यादव बहुत पहले से कहते आ रहे हैं इलेक्शंस के पहले, तेजस्वी को बनाओ, तेजस्वी को सीएम बनाओ। उनका एक सपना भी है कि भाई तेजस्वी पे खास उनका, अपने छोटे बेटे पे खास उनका लगाव रहा है। तेजस्वी यूथ है, लोग भी उनको पसंद करते हैं। लालू यादव एक एनडीए जो मुद्दा बनाती है जंगल राज का, हम्म, कि जंगल राज है, जंगल राज है। इस बार इलेक्शन में भी ये जंगल राज और रोजगार, हम्म, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है। और थर्ड है महिलाओं का, जो हमेशा रहता है। अब महिलाओं का जो है मुद्दा, ये तो अब हर स्टेट में रहता है। हम्म, कर्नाटक में हुआ, दिल्ली में हुआ, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, हम्म, लखपति दीदी ने वहाँ पे मध्य प्रदेश का चुनाव पूरा उसका रुख ही पलट दिया। हम्म, इस तरफ बिहार में भी हमेशा से ये रहा है, जब से नीतीश की सरकार आई है, जेडीयू की सरकार आई है। जो नीतीश ने जो काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम्म, और सोशल चेंज के लिए, तो वो मुद्दा लोगों के दिल के काफ़ी करीब है। अ, मैंने महसूस किया और मैंने देखा भी कि लालू और राबड़ी के शासन में या उसके पहले के शासन में भी, जब बिहार काफ़ी बैकवर्ड स्टेट तो माना ही, राज्य तो माना ही जाता था। और यहाँ के लोगों को दर्द था कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, स्कूल्स हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल में, उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। जब वो देखते थे कि अरे दूसरे स्टेट में तो इतने ऑप्शन हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यहाँ बिहार में वो सब कुछ बिल्कुल नहीं था। रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी। और रोड्स, इंडस्ट्री क्या होगी, रोड्स की हालत बहुत बुरी होती थी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा घर ईस्ट चंपारण में है, और जब मुझे कहीं भी पहले ट्रेन कनेक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमें कहीं भी बाहर जाना होता था तो पटना स्टेट कैपिटल आना ही पड़ता था हमें बाहर जाने के लिए। दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, ट्रेन लेना है, फ्लाइट लेना है, तो यहीं आना है। तो जो 4 आवर में अब जो जर्नी हम कर लेते हैं, वो उस टाइम 7 आवर लगते थे जाने में। तो ये सब चीज़ें हैं। एनडीए ने तो इसको मुद्दा बनाया ही है, लेकिन आरजेडी का भी एक, उनका जो वोटर है, कोर वोटर है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ लालू यादव की सुनता है। और लालू यादव अपने वोटर्स से जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं हम्म, और वो जो बोल देते हैं, बस उनके वोटर वही सच मानते हैं और वही खुश रहते हैं। तो एक अच्छा आरजेडी का देखिए, 2005 के बाद हम्म, आरजेडी का वोट शेयर बहुत कम हुआ था। उनकी सीट्स तो बहुत ही कम हो गई थी, हम्म, 2005 में बिल्कुल वो लो हुआ था। धीरे से उन्होंने फिर थोड़ा सा राइज किया, लेकिन 2020 इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तेजस्वी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा था और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सीट्स भी वो ज़्यादा लेके आए, 74 और 75 के हम्म, करीब में। तो तेजस्वी से एक लोगों को होप है। तेजस्वी यूथ हैं, वो नई बातें कर रहे हैं, हम्म, नए विचार ला रहे हैं। वो जो लालू और राबड़ी का शासन का वो जंगल राज का इमेज है, तेजस्वी उससे निकलने को एकदम छटपटाहट है उनके अंदर में। हम्म, वो चाहते हैं कि ये टैग बस अब हटाओ, मुझे देखो। वो बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे बनाओ, मुझे जानो, और मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा। वो जो भी प्रॉमिस है, वो जो सारे लीडर्स करते हैं, वो तो वो भी कर रहे हैं। हम्म, लेकिन एक होप है, और आरजेडी का इस बार सीट्स बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है अभी। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में किस ऊँट किस करवट बैठेगा, ये अभी कह देना बहुत तो मुश्किल है। यानी कि काफी क्लोज इलेक्शन क्लोज है। फाइट है। बीजेपी भी उसने देख लिया, पिछली बार उसने जेडीयू के साथ खेल कर लिया,
हाँ। ठीक है, जेडीयू की सीट्स बिल्कुल कम हो गई। वो बीच में चिराग पासवान को लेके आए, लोजपा आर को लेके आए, और लोजपा ने अपने वहाँ वहाँ से सब जगहों से कैंडिडेट उतारे जहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट्स थे। तो ये फाइट हो गया ऐसा कि लोजपा एक ही अलायंस में रहने के बाद, एनडीए में रहने के बावजूद भी लोजपा और जदयू आमने सामने थे कई सीट्स पे। तो मतलब रामविलास पासवान की पार्टी की बात हाँ, कर रही हैं रामविलास आप? हाँ, लोक पासवान, जनशक्ति लोक पार्टी। जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, जी हाँ। जिसके प्रमुख हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग चिराग पासवान पासवान। जी। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, 2020 की बात कर रही हूँ हम्म, कि 2020 में बीजेपी ने अब जैसा कि बाद में सब यही कहने लगे, सब एनालिस्ट जो थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका कहना था, लीडर्स भी, बाद में नीतीश कुमार इसी बात पे उनको लगा कि नहीं, बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया, जी। हमें हमारे साथ धोखा किया, तो वो चले गए, वो महागठबंधन में वो आरजेडी के साथ चले गए। जी। तो बीजेपी ने भी देख लिया, खेल करके देख लिया कि कोई फायदा नहीं है, नीतीश के बगैर किसी का काम नहीं चलना है। आरजेडी भी नीतीश को अपने पास पाले में लाने के लिए डेस्परेट थी, और वो लेके आई थी। अब नीतीश का फैक्टर जो है वो सबको मालूम है कि क्यों है। नीतीश के जो वोटर्स हैं वो खासकर महिलाएं, वुमेन वोटर, रूरल एरियाज में, और नॉट ओनली इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में भी नीतीश के जो वोटर हैं वो इसलिए हैं कि डेवलपमेंट का काम उन्होंने बिहार में बहुत सारा किया। नीतीश ने वहाँ वहाँ मरहम लगाया जहाँ जहाँ लोगों को दर्द था, जो मैं पहले भी कही, रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, जॉब्स, विमेन हाँ, एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट, सोशल चेंज। तो ये सारी चीजें जो थी आरजेडी और तो वो अभी भी उसका इतना ही प्रभाव है कि अभी एक जो बात आ रही है कि वो थोड़ा भूल जाते हैं, या थोड़ा इतना मेंटल भूलने कैपेसिटी नहीं कम दिया हो है गया ना, है? भूलने नहीं दिया है, उन्होंने लगातार काम किया है। पहले साइकिल योजना लाई, तो साइकिल योजना अब थोड़ी सी इस इलेक्शन में उस मुद्दे को हम लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत नहीं कम देख देख रहे रहे हैं। हैं। लेकिन साइकिल योजना जब आई थी तो कई स्टेट ने इसको सराहा था, कई स्टेट में, तो वो लोग भूल गए, तो वो नहीं लेके आ गए, जीविका लेके आ गए, फिर 35% रिजर्वेशन लेके आ गए वुमेन के लिए, पंचायत में 50% रिजर्वेशन लेके आए। तो नीतीश की स्ट्रैटेजी ये है कि डेवलपमेंट का और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ एक के बाद एक काम करते हैं। तो पिछला काम अगर लोग भूल रहे हैं तो नया काम तो याद है। अभी 10-10 हजार उन्होंने दे दिया सब जीविका जी। दीदियों को, ठीक, इलेक्शंस के पहले। तो ये तो इलेक्शन स्टंट था, लेकिन उसके पहले भी जीविका करके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उन्होंने खड़ा किया, कम से कम 1.5 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हैं, एक बड़ा नेटवर्क है, काम हुए हैं, महिलाओं ने महसूस किया है कि अब हम फैमिली के जब अर्निंग मेंबर हो गए तो हमारी कैसी पूछ परख बढ़ गई। पहले डिसीजन मेकिंग में या कुछ में, अरे तुम चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे पास अक्ल है इतनी बात करने की, ऐसी बोल देते थे। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो एक माइंडसेट होता है, जो एक बिहेवियर होता है, तो वो बिहेवियर में चेंज है। तो महिलाओं को डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है इससे, तो नए नए मुद्दे वो ला रहे हैं। अब इन सब चीजों में जन स्वराज का क्या भूमिका रहेगी, और किसके वोट काटेगी? आपका क्या मानना है कि क्या रोल रहेगा उनका? जन स्वराज डेफिनेटली थर्ड फ्रंट एक बना रहे हैं, तीसरा कौन, एक जन स्वराज ने एक कर लिया। जन स्वराज जो है वो काफी सोच समझ के आए हैं उन लोगों का टारगेट जो ये 2025 इलेक्शन, वो 3 साल पहले से उनका शुरू हो गया इसके लिए काम। जी। हाँ, जन स्वराज, एक तो लोग उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपसे, कि अच्छा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए, लोगों के सीधा लोगों से जुड़ाव किया, वैसी जन स्वराज ने पद यात्रा करी पूरे बिहार में 2 साल तक, लोगों से बातें की, कम्युनिकेट किया, उनकी बातों को सुना, समझा, जाना। फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा जन स्वराज एक उठा रही है। जो करप्शन मुद्दा उस तरह से नहीं आ रहा था अभी इलेक्शन में 2025 में, एनडीए या महागठबंधन, इन लोगों ने उस तरह से ये करप्शन का मुद्दा नहीं उठाया था जिस तरह से अब जन स्वराज उठा रही है। वो तो नाम लेके बोल रहे हैं ना कि फलाना पार्टी के फलाने नेता, उनके ये कारनामे, उनके ये कारनामे, सबका कच्चा चिट्ठा उजागर कर रहे हैं। और उन्होंने वादा भी कर लिया कि अभी हमारी जब पार्टी आएगी
जन स्वराज की जब सत्ता आएगी तो हम एक स्पेशल कोर्ट लगाएंगे, ट्रायल चलाएंगे, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, सबको सजा दिलवाएंगे। तो लोगों के मन में एक है, करप्शन तो हमेशा से रहा है, पूरे देश भर में ये मुद्दा रहा है, कहीं भी इलेक्शन होता है करप्शन तो मुद्दा रहा है। जन स्वराज का हमने एक वो देखा कि वो एकदम जो झुग्गी झुपड़ी बस्तियां हैं वहाँ पे उनने उनको एनवलप दे कर रखा है विथ कार्ड कि आपको 20,000 तक दिया जाएगा, आपको एज अ क्या बोलते हैं पेमेंट फॉर बहुत ही गरीब लोगों के लिए। वो हमने देखा था, आपने उस पर हम कुछ सुना है? हाँ, ये बीच में और भी पार्टीज हैं, उन्होंने भी कुछ वादे किए और कुछ फॉर्म्स वगैरह बांटने लगे थे, तो फॉर्म्स को जब्त भी कर लिया था। चुनाव आयोग ने भी इस पे कार्रवाई की थी कुछ, कि अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बांट सकते हैं, ये गलत है। तो करते रहते हैं, सबका अपना अपनी घोषणाएं हैं, लोगों को अपने वोटर्स को लुभाने रिझाने की उनकी अपने अपने स्टंट्स हैं सबके। बिहार के बारे में तो बिहार इलेक्शन इसलिए भी और ज़्यादा लोगों की खास दिलचस्पी रहती है पूरे देश में बिहार इलेक्शन में। हाँ जरूर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं और जिस तरह के यहाँ के वोटर हैं, जैसे लिटरेसी रेट यहाँ कम है, बहुत कम है, पॉलिटिकली अवेयर सब है। लेकिन पॉलिटिकली आप किसी भी चौक चौराहे चौपाल पे चले जाओ, वो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ के लीडर्स, लेकिन उनको ये गलत फहमी रहती है कि बिहार के लोग जो हैं, जो हमने कह दिया वही मान लेंगे। लेकिन नहीं, जब आप 14 नवंबर को आप देखेंगे कि बिहार के लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी सोच समझ के लिया और दूर तक देख के लिया है डिसीजन। तो आपका क्या मानना है, क्या अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आप इतने टाइम से यहाँ हैं तो आप प्रेडिक्शन बताएं। अभी मैं बहुत सारे फील्ड में अभी जा रही हूँ, अभी जाऊंगी अभी और भी छठ पूजा के बाद में। तो प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं करूंगी, लेकिन आप जा रहे हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, किसी एक जगह बैठ के किसी एक या दो कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसकी वेव है, किसकी जी लहर है, आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आरजेडी जो है उसके अपने वोटर्स हैं, तो उसके जो वोटर हैं तो वो उन्हें वो चीज़ नहीं दिखेगी जो आरजेडी दिखाएगा, वही दिखेगी। एनडीए के वोटर्स हैं, जो एनडीए दिखाएगा वही वो देखेंगे, वही वो बोलेंगे। तो फिर स्विंग वोटर्स कौन है, वो जो स्विंग वोटर्स फिर महत्व रखेंगे इस टाइम पे? ऑफ अगर जो कोर्स, कोर वोटर्स अपनी जगह पे ही रहने वाले, तो स्विंग वोटर्स ही तो फैसला करेंगे फिर। ऑफ कोर्स, स्विंग वोटर में एक तो आप पूरे देश में कहीं भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो महिला वोटर्स काफ़ी एक गेम चेंजर साबित हो रही हैं। जी हाँ, तो उनकी एक तो परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, उनकी संख्या काफ़ी अच्छी है, बड़ी संख्या है। और अब एक चीज़ 50% समझ लीजिए वुमेन को। ऑलमोस्ट, और एक चीज़ मैंने देखी है बिहार में कि 2020 के इलेक्शंस के पहले भी, उसके पहले भी 2005 आप सोच लीजिए, 2005 एंड 10, तो उस वक्त जो ये वो जो वक्त था, उस समय जो घर के बड़े बड़े मतलब कि या तो मेल मेंबर जो भी घर के मुखिया हैं, बेटा है या पति है, जिन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमें कांग्रेस को वोट देना है, हमें बीजेपी को देना है या हमें आरजेडी को देना है, उन्होंने जिसको डिसाइड कर लिया सारे फैमिली मेंबर उसको ही वोट देंगे। लेकिन 2020 में ये देखा गया है कि हस्बैंड दे रहे हैं अगर बीजेपी को, तो महिला जो है वो आरजेडी को भी दे रही है, चाहे कांग्रेस को भी दे रही है या जेडीयू को भी दे रही है, मतलब अलग अलग पार्टीज के लोग। और यानी अपने मन से अपने हाँ, अब अपना वो डिसीजन अपना ले रही है। डिसीजन वो ले रहे हैं। और आप जाएंगी फील्ड में, आप जब बात करेंगी तो रूरल एरियाज में आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि महिलाएं जो हैं वो खुल के बता रही हैं कि हम किसे वोट देंगे और क्यों देंगे। हाँ। मतलब अब वो बातें कर रही हैं। पहले आपने अगर पहले इलेक्शन कवर किया होगा बिहार का, तो आप बिहार जब का नहीं किया। रूरल एरियाज में जब पहले लोग जाते थे तो महिलाएं इतनी खुल के नहीं बोल पाती थी। अच्छा। वो बोलते ठीक है, जहाँ ये बोलेंगे, जहाँ हमारे हस्बैंड बोलेंगे, पति बोलेंगे, वहीं हम डाल देंगे। ये सिनेरियो था, लेकिन अभी वो बिल्कुल चेंज है। अब महागठबंधन ने एक और चीज जो अनाउंस की है कि डेप्यूटी सीएम जो उनने मुकेश सहनी को करा है, जो को अनाउंस किया है, जो वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं।
थोड़े टाइम पहले वो एनडीए में थे, उस बारे में आप क्या कहेंगे, उनका क्या? मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है वीआईपी, तो मुकेश सहनी जी प्रेशर पॉलिटिक्स तो कर ही रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले जब उनकी मांगे नहीं, बहुत दिनों से वो डिमांड कर रहे थे कि हमें 60 सीट्स चाहिए और हमें डिप्टी सीएम मैं ही होऊंगा। वो सेल्फ अपनी घोषणा खुद ही कर रहे थे कि डिप्टी सीएम मैं ही होऊंगा और महागठबंधन की सरकार होगी, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो वो प्रेशर भी डाल रहे थे कि हमें आप घोषित करो, घोषित करो। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके बाकी जो अलायंस थे, भाकपा सीपीआई, माले, सीपीआई, सीपीआईएमएल। यस, उनके जो भी पूरे अलायंस, उन सबके बीच में ये सहमति नहीं बन पा रही थी कि मुकेश सहनी जी को डेप्यूटी सीएम फेस हम लोग घोषित करें। और इवन तेजस्वी को भी उन्होंने डेप्यूटी सीएम घोषित नहीं किया था। लेकिन तेजस्वी बोल रहे थे कि काम कौन कर रहा है बिहार में, कौन है, किसको आपको किसका चेहरा दिख रहा है बिहार में? मैं ही दिख रहा हूँ, तो मैं ही होऊंगा ना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। वो भी अपने आप को डिक्लेयर कर हाँ, रहे वो थे। कर रहे थे और वो भी उनकी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी थी, वो उस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे। और राहुल गांधी जब यहाँ पे आए थे वोटर अधिकार यात्रा के समय में, तो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा यहाँ प्रतिसाद मिला। लोगों ने पसंद किया राहुल को देखने के लिए या उन्हें सुनने के लिए। बहुत क्राउड, अच्छा खासा लोग आके इकट्ठे हो रहे थे। तो उस समय भी राहुल जी से जब पूछा गया कि आपके सीएम फेस कौन होंगे महागठबंधन के, तो उन्होंने बोल दिया बिहार की जनता तय करेगी। तो तय ये नहीं था, अभी कुछ दिनों तक भी, अभी 3-4 दिनों तक भी तय नहीं था। तो इस तय ये नहीं हो पाया था, इसलिए मुकेश सहनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पूरे महागठबंधन में हड़कंप हो गया कि भैया अब ये पता नहीं क्या करने वाला। और इस बार इतना क्लोज फाइट है, इतना क्लोज फाइट है कि कोई भी गठबंधन अपने छोटे से छोटे साथी को भी नहीं खोना चाहता है। पिछली बार 2020 में हुआ था कि मुकेश सहनी को वो छोड़ के चले गए, कभी वो एनडीए छोड़ के चले गए, कभी वो महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के चले आए, बोले अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया था और पार्टीज जो अलायंसेज हैं वो बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन इस बार वो चांस नहीं है। तो मुकेश सहनी जी का प्रेशर पॉलिटिक्स काम आया। एक कम्युनिटी को जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, मल्लाह कम्युनिटी, अच्छी खासी उनकी संख्या है। तो हालांकि 2.6 या एग्जैक्ट फिगर आप मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने भी हैं तो छोटे से छोटा फिगर भी है, तो कोई भी अलायंस उसको खोना नहीं चाहता है। तो और एक महागठबंधन ने ये भी कर दिया कि हमने तो अपना सीएम फेस कर दिया, अब एनडीए पे उन्होंने एक प्रेशर डाल दिया कि तुम तो बिना सीएम कैंडिडेट के हो, तुम्हारा सीएम कौन होगा? तो आप भी घोषणा करो। तेजस्वी ने तो खुल के भी बोला भी आज। जी हाँ, बोला उन्होंने बोला। तो आप भी प्रेडिक्शन नहीं करें, यू आर आल्सो सिटिंग ऑन द फेंस। और हम लोग सब कुछ बात कर रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स की, बिहार इलेक्शन की। एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण एक पर्सनालिटी जिसको छोड़ रहे हैं हम लोग। तेज प्रताप यादव। हाँ, बताइए। लालू यादव जी के बड़े बेटे। उनको लोग अभी बड़े हल्के में ले रहे हैं, अभी तक हल्के में ही लेते आ रहे थे जी तेज प्रताप को। लेकिन लालू यादव जी ने अभी कुछ महीने पहले जब उनको परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया, तो तेज प्रताप जी में लोगों ने चेंज देखा है और अच्छा खासा चेंज देखा। और तेज प्रताप हमेशा ये बोलते आ रहे थे पहले कि तेजस्वी ही सीएम बनेगा, जैसे उनके परिवार में सहमति और पार्टी में जो सहमति बनी थी, तो तेजस्वी ही सीएम बनेगा। और तेजस्वी अर्जुन है, मैं उनका सारथी हूँ, कृष्ण। खुद को तेज प्रताप कृष्ण, वो इस तरह से करते भी रहते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी महादेव भोले शंकर बनते हैं, तो वो करते हैं। लेकिन एक जो पहले वो इस तरह के कारनामे किया करते थे और हमेशा सुर्खियों में तो रहते थे इन कारनामों के कारण। लेकिन इस बार लोगों ने जो महसूस किया है कि काफी विटी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि अरे मोदी जी मेरे सपने में आए थे और बोले कि भाई मेरी पार्टी में आ जाओ, मुझे बुला रहे थे। तो मैंने कहा भैया तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। उन्होंने मोदी जी को बोले भाई तुम मेरे पार्टी में आओ। इसी तरह राहुल गांधी अब जलेबी बनाते हुए वायरल हुआ, बोले कि जलेबी तो हम बिहार में बना रहे हैं, राहुल गांधी तो मेरा नकल कर रहे हैं।
या जो भी है, वो तेज प्रताप अगर इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कुछ महिलाएं खेतों में बुआई कर रही थी, तो वो उतर गए, उनके पास गए और उनके साथ वो बुआई किया, खेतों में फसल लगाया। तो लोगों के बीच वो जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और उनका जो अंदाज है वो खुद भी बोलते रहते थे और लोगों ने भी देखा है कि लालू जी के करीब में है। जैसे लालू जी का जो अंदाज है बोलने का, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बड़े अच्छे ढंग से कह लेते हैं कि लोगों को हंसी भी आती है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है कि क्या बोल रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो अब तेज तेजस्वी प्रताप में पे भी, वो दिख रहा है तेज प्रताप एक में तरफ वो से एग्जैक्टली चेंज, दिख रहा है, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चेंज तो दिखे हैं, चेंज आया है और तेज उससे प्रताप में। फर्क पड़ेगा क्या? फर्क कितना पड़ेगा अब ये तो 14 को ही पता चलेगा एग्जैक्टली। लेकिन तेज प्रताप आप खुद भी देखिए, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो तेज प्रताप किसके किसके वोट काटेंगे? जाहिर है वो एनडीए का वोट तो काटेंगे नहीं, एनडीए के जो वोटर हैं वो तो उनको वोट देंगे नहीं तेज प्रताप की पार्टी को या तेज प्रताप को या उनके कैंडिडेट्स को। वही लोग वोट देंगे जो आरजेडी के वोटर है, जिनको, और जो तेज प्रताप को पसंद कर रहे हैं। तेज प्रताप के साथ एक सिंपैथी भी उन्होंने रखा है कि अरे बेचारे को निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, परिवार तो से अब निकाल दिया। आई हैव टू पुट यू ऑन द लाइन कि चलो आपको तो बताना है, आप तो यहाँ के हो, कि आपको क्या लग रहा है? वेट कर लीजिए 14 तक का। 14 तक तो सभी वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली क्लोज फाइट है, काफ़ी क्लोज फाइट है, और आरजेडी भी इस बार बेटर परफॉर्म करेगी। और जेडीयू में एक निश्चितता है, जैसे आरजेडी और बीजेपी दोनों डेस्परेट हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमें लाओ, हमें लाओ। लेकिन जेडीयू में जो नीतीश, मुख्य चेहरा नीतीश ही है। जेडीयू मतलब नीतीश और नीतीश का मतलब जेडीयू, कोई और ऐसा कोई चेहरा बड़ा ऐसा पॉपुलर कोई दिखता नहीं है। तो नीतीश जी का जो भी है, उनके इलेक्शन रैलीज जो है वो आप देख लीजिए, उनकी बातें आप सुन लीजिए, एक निश्चितता है। और वो ये बोल रहे हैं अपनी बातें, वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। वो बोल रहे हैं कि देखो हमने क्या क्या किया, पहले ये सब होता था क्या? पहले तो नहीं होता था, जंगल राज था, अब उन लोगों को वापस मत लाना है, अब उनको वोट मत दीजिए, वो यही कह अच्छा, रहे तो हैं। एंटी इनकम्बेंसी का बिल्कुल भी फैक्टर नहीं काम कर रहा है? एंटी इनकम्बेंसी उस तरह से काम नहीं कर रही है जो क्योंकि 20 साल डेवलपमेंट हो गए। वर्क, हाँ 20 साल हो गए, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रही है। क्योंकि इन 20 सालों में जो काम हुए हैं डेवलपमेंट के, वो बिहार ने कभी नहीं देखा था। बिहार उसके लिए तरसता था। और हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, जो जिन्होंने वो टाइम भी देखा है, जिन्होंने ये टाइम भी देखा है, तो वो लोग समझ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन होके काम करते हैं किसी इलेक्शंस में, किसी पार्टी के लिए। कास्ट लाइन पे वोट करते हैं जो लोग, महिलाएं अगर कोई तेज तरह चेहरा है, उनको पसंद है कि अरे नहीं ये तो अच्छी है, तो वो उनको वोट करेंगी। या उन्हें लगेगा कि ये मेरे वेलफेयर के लिए, इनके पास ज़्यादा स्कीम है, तो वो उनको वोट करेंगे। या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी पार्टी ने अच्छा काम किया है तो वो उनके लिए वोट करेंगे। या उन्होंने डिमांड करा है और जिन पार्टी उनके डिमांड को मीट करने का पूरा उनको दिख रहा है कि इसमें पूरा पोटेंशियल है और ये करना चाह रहे हैं हमारे काम को, तो वो उनको वोट करेंगे। तो सिर्फ हम ये कह दें कि सिर्फ जाति के नाम पे वोट पड़ेगा, या सिर्फ महिलाएं ही जिसको देंगी वोट वही जीत पाएगा, या सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे, या सिर्फ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी ये फैक्टर काम करेगा, ये कहना, स्ट्रेट कह देना, ये सही नहीं है। बिहार में ये काम नहीं कर रहा है। बिहार में कंबाइंड फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स। तो धन्यवाद आपका, आपने हमारे से बात की, हमको थोड़ा समझाया कि किस तरह से बिहार में इलेक्शंस का इस टाइम पे माहौल बना हुआ है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आपने देखा सुमिता जी ने किस क्लैरिटी से हमसे बात की और हमें बताया अलग अलग पार्टीज किस तरह से वोटरों को रिझा रहे हैं या अपने बात को रख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे इस वीडियो को देखना, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और डेफिनेटली बताइए कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद।